बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुजुर्ग मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे कि बरसात यानी कि मानसून का सीज़न कुछ दिन पहले तो अपने उरूज पर था, अब लगता है ऐसे है कि आहिस्ता आहिस्ता वापसी हो चुकी है और थोड़ा सा रिलीफ मिल चुका है लोगों को, स्पेशली अगर बात करें कराची के शहरियों की, क्योंकि अब बारिश जो है कई दिन से अब नहीं हुई। जो प्रेडिक्शन की जा रही थी कि 7वां स्पेल ज़्यादा ख़तरनाक होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। जबकि पंजाब में भी जो कहा जा रहा था कि मंडे से ये जो बारिशों का सिलसिला शुरू होना है, उसमें भी उस तरह से बारिशें नहीं हुई। अलबत्ता KPK में जो अर्बन फ्लडिंग हुई और जो सैलाब आया उससे काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ के लोगों के लिए मुश्किलात भी बढ़ी। तो हमारी दुआ सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम चीज़ें खैरियत से होती रहें। इसी के साथ हम आज की टॉप स्टोरीज की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो शहर कायद को पेरिस बना दूंगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐलान, बिलावल और जरदारी से मुलाकात। ऑपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, जहां अफराद के लवाहिकीन से हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट को 60 रोज के अंदर हल्फ उठाने का पाबंद बनाने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट के हल्फ से मुतालिक तरमीमी बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज को एक बार फिर एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज़ हासिल। आलमी सतह पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चौथी बेहतरीन स्टॉक मार्केट रही। न्यूयॉर्क में कायम रिसर्च फर्म मार्केट करंट्स वेल्थ नेट ने रिपोर्ट जारी कर दी। दौरा इंग्लैंड मुकम्मल, कौमी क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। बाबर आजम, अहमद वसीम, शाहीन आफरीदी टीम के हमरा नहीं आए। शोएब मलिक इंग्लैंड में ही कयाम करेंगे। बॉलिंग कोच बगाश यूनिस इंग्लैंड से रवाना। आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करेंगे कायदे हिस्ब इख्तलाफ। कराची गए, वहां पर उन्होंने कारकुनों से मुलाकात की, मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और कराची के लोगों के साथ इजहार यकजहती किया है। बिल्कुल, अपने उन्होंने तमाम सिचुएशन देखी, पॉलिटिकली भी, और सबसे बड़ी मुलाकात भी हुई जो कि काफ़ी दिन से ज़ेर बहस थी। साबिक सदर आसिफ जरदारी से उनकी मुलाकात हुई। सदर मुस्लिम नून और कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ तबाहल कराची वालों का दुख बांटने पहुँच गए। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ हैं, सिंध हुकूमत से मुकम्मल ताउन भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पहली बार वफ्द के हमरा बिलावल हाउस कराची पहुंचे, जहां उनकी साबिक सदर से मुलाकात भी हुई। इस मौका पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। सियासी सूरत हाल, मिसाक जमहूरियत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जबकि लीगी वफ्द का अगर जिक्र करें अबू जर हम, तो उसमें एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, शाह मोहम्मद शाह और दीगर शामिल थे। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से फरतुल्ला बाबर, वकार मेहदी और आजिज धामरा मुलाकात में मौजूद थे जब सदर आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मिल रहे थे और बिलावल हाउस में पहली दफा गए। न्यू थिंग। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इसके अलावा बारिश की तबाहकारियों का जायजा लेने भी कराची उन्होंने देखा, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाके मलीर का खुसूसी दौरा किया और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी भी की। और कारकुनों की धक्कम पेल भी वहाँ पर देखने में आई। और उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि शहबाज शरीफ गाड़ी से ही नहीं उतरे और अपने हल्का इंतखाब जो कराची से उनका है, बल्दिया, नाजिमाबाद और दीगर इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया। फिर एक जलसे की सी सूरत बन गई वहाँ पर और उनका कहना था कि मौका मिला तो 3 साल में कराची को पेरिस बना देंगे, मेट्रो चलेगी, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तौफीक नहीं हुई कि वो कराची आए। तो मैं शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा सिर्फ ये बता दूं कि वो कल कराची जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा ये भी मामला है कि शहबाज शरीफ साहब खासे एक्टिव दिखाई दिए कल पूरा दिन। उन्होंने कहा क्या, वो भी आपको दिखाते हैं। ये रोशनियों का शहर है, इसकी रोशनियां इंशाअल्लाह हम बुझने नहीं देंगे और हम यहाँ पर हुकूमत सिंध के साथ, हम उनके साथ
इज़हार हमदर्दी करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि इस वक्त इस तबाहकुन बारिशों से कराची को बेपनाह तबाही का सामना करना पड़ा है। पानी खड़ा है, घर पानी में बह गए, लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और करोड़ों अरबों रुपए की जो यहाँ पर जो असासे हैं वो सब कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। जो घर तबाह हो गए, जो माल मवेशी तबाह हो गए, उनकी पूरी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। अंदरून सिंध में जो फसलें तबाह हो गई, अंदरून सिंध में जो नुकसानात हुए, उनका भरपूर उनका मुआवजा देना चाहिए। आज अमीर भी और गरीब भी सब इस सैलाब की तबाहकारियों से वो परेशान हैं और हम शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा वो भी आपने देखा। नून लीग पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर भी शदीद तनकीद की है और कराची के लिए बड़े इमदादी पैकेज का उन्होंने मुतालबा किया। और नून लीगी अहम लीडर एहसन इकबाल कहते हैं कि 2 साल हो गए हैं लेकिन हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि आखिर करना क्या है। इस हवाले से नवीद कमर बोले, आज रहमत कमेटी के इजलास में एपीसी की तारीख का फैसला होगा और इस वक्त एक होकर मसाइल के हल करने की ज़रूरत है, जबकि हुकूमत के FATF की आड़ में काले कवानीन नाफिज करने के ऊपर भी एहसन इकबाल ने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में आवाम का साथ नहीं दे रही, जबकि हम आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये है मामला तमाम जिस हवाले से इस वक्त बात की जा रही है। और अहम मुलाकात आसिफ ज़फ़दारी की भी हुई शहबाज शरीफ से, रहबर कमेटी के हवाले से फैसले हुए। आपको लग रहा है अब APC होगी? अब आज देखिए, आज फैसला होना है, डेट दे दी जाएगी तो मेरे ख्याल में अहम पेशरफ्त होगी अपोजिशन में। लेकिन अब कब होगी? और अगर APC हो भी जाए, मतलब आप देखें कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, छोटी ईद फिर बड़ी ईद के बाद, अभी तो शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि बड़ी ईद के बाद कुछ ना कुछ देखने में मिलेगा, ऑपोजिशन कुछ ना कुछ पर हिलाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मुहर्रम अब यौम आशूर का जिक्र किया जा रहा था, वो भी गुजर गया। अब APC में भी आप देखें कि अगर चलें, लेट्स से कि ये कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, विल टेक देयर वर्ड फॉर इट कि APC हो रही है, बट क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ काम होगा उसमें? APC पहले तो हो जाए, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। आप उसके बाद का सोच रही कि उसके बाद क्या होगा। APC इटसेल्फ अगर ये एक मीटिंग हो जाती है ग्रैंड, जिसमें मियां शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के भी बिलावल भुट्टो और साथ फजल रहमान और बाकी तमाम पार्टी के लीडरान अगर जो मुलाकात हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कल APC तो नहीं थी ना कल, लेकिन जब APC होगी दैट मींस कि ऑपोजिशन के तमाम लीडरान, पार्टी के लीडरान मौजूद होंगे, कोई सेकंड टियर लीडर नहीं होगा, फर्स्ट ईयर तमाम लीडर मौजूद होंगे, वो होगी APC। उसके बाद फिर बात करेंगे। I've started imagining it, but मैं फिर सोच रही हूँ कि उसके बाद क्या होगा। खैर, उसके बाद जो भी होगा वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे और उस पर बात भी करेंगे जब वक्त आएगा। फिलहाल तो APC की डेट तय हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हम एक ब्रेक की तरफ चलना है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बैक नाज़रीन, एक और बहुत अहम फैसला होने जा रहा है और ये है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट अगर वो मुंतखब होता है या सेलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको हल्फ लेना होता है। और अगर वो हल्फ नहीं लेता तो कोई यहाँ पर अभी तक जो कानून है हमारे में, कोई उसके हवाले से कोई बात नहीं है, कोई पूछना नहीं होता। और अगर 4 साल भी आप ना आए, 5 साल भी ना आए, तो सीट खाली और आप नहीं आ रहे। बिल्कुल, और उस मुतल्लिका हल्के का जिम्मेदार कौन होगा किसी को कुछ नहीं पता। बहरहाल, लेकिन अब एक तरमीम आ रही है और मुझे लगता है नीड ऑफ द आवर था ये डिसीजन जो लिया जा रहा है। बिल्कुल, हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट को 60 रोज़ के अंदर हल्फ उठाने का पाबंद बनाने का फैसला कर लिया गया है। और हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को 60 रोज़ के अंदर हल्फ उठाने का पाबंद करने का जो फैसला किया है, उसमें अरकान पार्लियामेंट के ओहदों से मुतालिक कानून में तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी। और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इस तरमीम में मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाब के बाद 60 रोज़ के अंदर अंदर हल्फ लाजमी लेना होगा। अरकान पार्लियामेंट के हल्फ से मुतालिक तरमीमी बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और फिर जब ये तरमीमी बिल पेश किया जाएगा तो वी होप, और पूरी आवाम भी ये होप कर रही है कि एक्चुअली ये पास हो जाएगा, इस पर कोई सियासत नहीं की जाएगी। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, अगर हम इसाक डार साहब की बात करें तो सेनेटर मुंतखब होने के बाद अब तक भी उन्होंने हल्फ नहीं लिया क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। फिर साबिक वज़ीर दाखिला जो रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, उन्होंने भी अभी तक अपना हल्फ नहीं उठाया है। तो इससे पहले भी कुलसूम नवाज साहिबा, जो कि अब तो उनकी वफात हो चुकी है, लेकिन जब वो लाहौर से इलेक्ट हुई थी
ज़िमनी इंतखाब में, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में हल्फ नहीं उठाया था। और इस हवाले से तब पहली दफ़ा बात हुई थी कि कानून होना चाहिए कि अगर कोई शख्स बीमार पड़ गया है या किसी और ज़ात की वजह से वो हल्फ नहीं लेता तो फिर उसके बाद क्या हल है। अब ये फैसला आम है और देखते हैं कि ये फैसला कब इसकी हतमी शक्ल बनती है और ये कानून बन जाता है। आर्टिकल 65 के तहत ऐवान में बैठने या वोट देने के लिए हल्फ ज़रूरी होता है। रुकन कौमी हो या असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, मुंतखब होने के बाद हल्फ उठाने के हवाले से आइन और कवानीन में कोई डेडलाइन मौजूद नहीं। और अगर थोड़ा सा हम माजी की बात कर लें तो मार्च 2018 सेनेट के जो 51 नौमुंतखब सेनेटर्स थे उन्होंने हल्फ उठाया। सितंबर 2017 के इंतखाब में कुलसूम नवाज कामयाब हुई, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया। उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, बाकायदा नोटिफिकेशन तो जारी हुआ था और बीमारी की वजह से वो हल्फ नहीं उठा सकी और फिर जब वो लंदन गई तो वहाँ उनका इंतकाल हो गया था। चौधरी निसार का जिक्र करें तो उन्होंने 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में ये सीट विन की थी, इलेक्ट हुए थे, लेकिन आज तक चूँकि कौमी असम्बली की सीट से वो हार गए थे तो उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट से हल्फ नहीं उठाया और वो नाराज हो गए। अपेरेंटली ये था पॉलिटिकल नाराजगी जो कि अभी भी चल रही है क्योंकि सीट खाली है। उन्होंने कहा है कि मैं नेशनल असेंबली की सीट हार गई हूँ, ये तो इलेक्शन ही ठीक नहीं है, तो मैंने पंजाब में भी हल्फ नहीं उठाना। लेकिन अब उनको डी सीट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने हल्फ ही नहीं उठाया, नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन अगर अब ये पास हो जाता है तो क्या ये पिछले वाली जो खाली सीटें या कंफ्यूज्ड सीट्स मैं उनको कहूंगी कि क्या उनके ऊपर भी लागू होगा? क्या ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल चौधरी निसार वाली सीट के ऊपर दोबारा से उनका अब फिर वो खत्म कर दें और दोबारा से इलेक्शन? जब कानून बनता है तो फिर कानून उस दिन से लागू होगा ना, तो फिर आज से अगर कानून तो बनता मतलब है तो 60 दिन अगले 3 साल अगर ये हुकूमत रहती है तो चौधरी निसार वाली सीट खाली रहेगी? अगर आज नहीं है वो हल्फ उठाएंगे। अगर आज कानून बनता है तो 60 रोज मिल जाएंगे इनको, अगर ये हल्फ उठाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर डी सीट हो जाएंगे। ठीक है, चलें मिस, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। लेकिन इसको मजीद समझने के लिए हमने राब्ता किया है इस्लामाबाद से। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है उस्मान, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का और बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और जैसे आपने बात की है कि एक अहम बिल, क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास हुआ था जिसमें अरकान पार्लियामेंट को 60 रोज़ के अंदर अपने ओहदे का हलफ लेने के लिए जो है वो उन्होंने कहा है और ये वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी तो दे दी है, मगर खाली वफाकी काबीना की मंजूरी से अब ये बिल पास नहीं होगा। अब इसमें अरकान पार्लियामेंट के ओहदों में जो है वो तरमीम के लिए बिल जो है इसकी कानून साजी होगी। जो इसकी कानून साजी के बाद जो वफाकी वज़ीर कानून है फ़रूक नसीम साहब, वो इस हवाले से तरमीम तैयार करेंगे। वो अपोजिशन के साथ भी इस पर मुशावरत करेंगे, अपोजिशन के साथ बैठ के करेंगे, जिसके बाद जब हतमी तौर पर ये बिल और ये कानून साजी के लिए जो तरमीम है वो तैयार होंगी तो इसको सबसे पहले कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तो कौमी असम्बली में हुकूमत को ये बिल पास करवाना होगा और अगर हुकूमत ये बिल बासानी से पास करवाएगी तो ये बिल फिर सेनेट में जाएगा, जिसकी मंजूरी से बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो आगाज हो जाएगा। मगर इस वक्त कानूनी ज़रूरत है, ये तो एक तरीकाकार है, वो तो अलग बात है। अभी मामला ये है कि इसकी कितनी ज़रूरत पड़ी थी, बात क्या हुई जब ये फैसला किया गया, क्योंकि इसहाक डार और चौधरी निसार हैं इस वक्त जिन्होंने हल्फ नहीं लिया और पहले कुलसूम नवाज साहिबा थी। ये मामला हुआ क्या, कब ये फैसला किया गया, कौन कौन चाहता है, क्या अपोजिशन भी चाहती है कि ये हो जाए? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास जब हुआ था तो हमारे ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा ने ये मामला वफाकी काबीना के इजलास में उठाया कि मुल्क में कुछ ऐसे सेनेटर्स और MNAs और MPs जो है वो इलेक्ट होने के बाद वो अपने ओहदे का हलफ नहीं लेते, जो पार्लियामान की बेतौकीरी है। क्योंकि जैसे अब सेनेटर इसहाक डार को 3 साल हो गए कि वो रुकने सेनेट मुंतखब हुए हैं, मगर वो पाकिस्तान नहीं आए और उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं लिया। इसी तरह चौधरी निसार अली खान साहब भी 3 सालों से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हैं और उन्होंने भी अभी तक हल्फ नहीं लिया। और जैसे आपने भी जिक्र किया कि बेगम कुलसूम नवाज जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो लाहौर से N 120 से वो मुंतखब हुई थी और वो उस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं थी और उनकी कैंपेन उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ ने की थी। मगर मुंतखब होने के बाद क्योंकि कोई टाइम पीरियड मौजूद नहीं था जिसके बायस उन्होंने हल्फ नहीं लिया और फिर उनका लंदन में ही इंतकाल हो गया। तो इसी तरह आप देखें ना कि सेनेटर इसहाक डार को 3 साल हो गए और चौधरी निसार अली खान साहब को भी इसी तरह हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि पार्लियामान की बेतौकीरी हो रही है। तो जो वफाकी काबीना के अरकान हैं उन्होंने कहा है कि इस पर अब हमें कोई कानून साजी करनी होगी ताकि जो भी रुकन मुंतखब हो वो 60 दिनों के अंदर अपने ओहदे का हलफ ले। अगर वो हलफ नहीं लेता तो उसको डी नोटिफाई किया जाए। तो इस हवाले से अब इसमें अब तरामीम इसकी तैयार होंगी। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे, उसके बाद अपोजिशन को एतमाद में लिया जाएगा। अब देखते हैं कि अपोजिशन
इस बिल को पास करने में हुकूमत का साथ देगी या इस ऐसा तो नहीं मामले होगा पर जो 60 दिन सियासत की करेगी? डेडलाइन है, 60 दिन तरमीमी बिल तैयार करने में ही लग जाए, उसके बाद ये पेश हो, फिर देखा जाएगा ये पास होता है नहीं होता। क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है या बस अब लग रहा है कि शुरू तो हो गया है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही होगा? जी सीमल, इस पर जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक इस पर अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि ये एक अहम तरमीम होने जा रही है, एक अहम डेवलपमेंट है। तो इस हवाले से क्योंकि कानूनी कुछ पेचीदगियाँ भी होती हैं, इस पर अब वफाकी काबीना ने तो मंजूरी दी है, तो वफाकी वज़ीर कानून अब इस पर तरामीम तैयार करेंगे। फिर अपोजिशन को, असल में इस हुकूमत को मसला जो है वो अपोजिशन का है, क्योंकि बड़ी टफ अपोजिशन है, तो अपोजिशन को भी इत्मीनान में लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद शुक्रिया। अभी आपने बताया जिस तरह से सिचुएशन, उम्मीद ये करते हैं कि जल्द इस पर फैसले के बाद आगे मामला बढ़ेगा और कौमी असम्बली से ये बिल पास भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कराची के दौरे के हवाले से, जो कि कल वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब काफ़ी अरसे के बाद कराची जा रहे हैं, ख़ासतौर पर लिया जो मसाइल और बारिशों की वजह से जो बदहाली रही, उसके बाद अब वो जब कराची जा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि कराची के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ पैकेज अनाउंस किया जाएगा, बहुत सी चीज़ें बेहतर की जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसके ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें इंक्रोचमेंट, तजावुज़ात, ट्रांसपोर्ट, नालों की सफाई और इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। सब कुछ है, फुल पैकेज है। लेकिन क्या वाकई में ये अनाउंस होगा या एक्चुअली कराची वालों की और सिंध वालों की सुनी जाएगी वफाक की तरफ से? और इसके साथ साथ ये भी हमने देखना होगा कि जो कल मीटिंग हुई थी आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की, उससे क्या असरात होंगे, क्योंकि ये बहुत अहम मीटिंग है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मीटिंग्स बड़े लेवल पे बहुत कम देखने में आई हैं। इसके क्या असरात होंगे और APC के हवाले से क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं, हम बात करेंगे। सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी शर्मिला साहिबा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी शर्मिला साहिबा, ये अहम मीटिंग पहले तो हम डिस्कस कर लें जो कल हुई शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की। ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ये कहा गया है कि नून लीग अब आगे बढ़े एक स्टेप और फिर हुकूमत के खिलाफ इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है। क्या इस तरह से कोई बात हो रही है, कोई बड़े फैसले किए जाने हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी थी और उसकी ताखीर की वजह शहबाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी थी, क्योंकि वो अलील थे और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से यही कोशिश थी, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं तो उनकी शिरकत इसमें लाजमी हो। मेरा ख्याल है कि अब फाइनली ये बात तय हो गई है कि उन्होंने शिरकत करनी है। और कल जब वो बिलावल हाउस आए थे तो मुख्तलिफ उमूर के ऊपर बातचीत हुई और बिलखुसूस ये भी तय हुआ कि आज जो रहबर कमेटी की मीटिंग है उसके अंदर जो APC है जो होनी है उसकी तारीख जो है वो तय की जाएगी। और उसके बाद उस APC के अंदर ये भी फैसले किए जाएंगे कि किस तरीके से एक जॉइंट ऑपोजिशन की जानिब से इस हुकूमत के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, इन हाउस चेंज आना चाहिए या क्या कोई जमहूरी तरीका है या आईनी तरीका है जिससे इस हुकूमत को तब्दील किया जाए। सही। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, ये कहिएगा कि इससे कबल बहुत बार पीपल्स पार्टी की तरफ से जब जब दावत दी गई APC के लिए तो नून लीग की तरफ से या उस तरह से मामला सेट बैठ नहीं रहा था, तो ऐसा लगता था कि ऑपोजिशन के अंदर ही ट्रस्ट डेफिसिट है। तो क्या आपको लग रहा है कि आज की रहबर कमेटी के बाद ये मामला तय हो जाएगा और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का एक पूरा सिनेरियो बन रहा था वो अब क्लियर हो जाएगा? देखा, कल शहबाज शरीफ की कराची आमद और बिलावल हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी से मुलाकात करना मेरा ख्याल है शुड डिस्पेल ऑल सच अजम्पशंस कि कोई ट्रस्ट डेफिसिट था। जिससे मैंने पहले कहा कि वो क्योंकि कैंसर सर्वाइवर हैं, फिर उनको कोविड हो गया था, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना चाहिए कि जाहिर बात है कि वो अपनी सेहत को पहले रखते हैं और हर कोई यही चाहता है कि पहले वो सेहतयाब हो जाए, उसके बाद तमाम चीजें, जिंदगी की सियासत और तमाम चीजें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो APC को अटेंड कर सकें। और जैसा मैंने कहा कि आज रहबर कमेटी की मीटिंग के अंदर जो है वो APC की तारीख जो है वो तय हो जाए। राइट शर्मिला साहिबा, आपने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट कुछ ऐसा था, नजर नहीं आया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बड़े ओपनली कहते हैं कि अपोजिशन की दो बड़ी पार्टी से उस तरह से साथ नहीं दिया उनका, और जब वो तहरीक के लिए निकलते हैं, जब भी कोई बात करते हैं तो फिर बात गोलमोल सी लगती है, आगे बढ़ जाती है, कुछ तारीखें दी जाती हैं। मतलब ऐसे तो नहीं है कि ट्रस्ट डेफिसिट नजर नहीं आया, मतलब नाराज थे फजलुर रहमान खान से?
देखिए, मौलाना साहब की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या कुछ शिकायत ज़रूर होंगी और उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन मौलाना साहब की जो सियासत है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आपने देखा होगा कि माजी के अंदर भी उन्होंने धरना भी दिया था, फिर वो धरना ख़त्म भी हो गया और उन्होंने कहा था मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक हुकूमत बर्खास्त नहीं होती जी। और फिर क्या मामला तय हो गए। तो देखिए, पीपल्स पार्टी का तो एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम किसी किस्म की कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मुल्क में जमहूरियत का कायम और दायम रहना कितना लाज़िम और मज़लूम है जी। दूसरी चीज़ ये है कि PMLR और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक माजी रहा है, एक बड़ा तल्ख माजी रहा है। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि हम एक दूसरे की जमात में जम हो रहे हैं या हमारी आइडियोलॉजीज मिल गई हैं। हाँ, इस वक्त एक कॉमन एजेंडा है हमारा और वो है इस हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करना, इस हुकूमत को बावर कराना। क्योंकि देखिए, 2 साल एक ऐसा वक्त है जिसमें आपने देखा कि अवाम बहुत ही परेशान रही है और ये आप भी जानती होंगी कि जिस तरीके से आज लोग महंगाई से बेजार हैं और परेशान हैं, ऐसा मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अद्वियात नहीं है, मतलब आटा नहीं है, चीनी नहीं है। ये एक आम आदमी का, बल्कि एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो एक सोसाइटी के एक स्ट्राटा होता है, वो परेशान हाल है। बिल्कुल सही, कारोबार नहीं चल रहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मंफी में जा रहा है, किसान परेशान है। सही कहा आपने कि कोई तबका नहीं है, कोई तबका नहीं है जो परेशान ना हो। आप देखें कि मीडिया में डाउन साइजिंग हो रही है, मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं, मतलब कोई एक ऐसा सेक्टर तो हो ना पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की कर रहा हो। बिल्कुल सही। और आपने ये बड़ी जबरदस्त बात की कि कॉमन एजेंडा है, सिर्फ उसको लेकर आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टीज, दोनों मुल्क की बड़ी पार्टीज आपस में जम होने जा रही है या अपनी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी। दूसरी तरफ ये कहिएगा शर्मिला फारूकी साहिबा कि कल वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं और बार बार उन पर पहले तो ये तनकीद हो रही थी कि वो कराची नहीं आते हैं, वो कराची वालों का हाल नहीं पूछते हैं। अब वो कराची आ रहे हैं और ख़ास तौर पर हालिया जो बारिशों के पेश नज़र जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ, जो चैलेंजेस, जो बदहाली हमने कराची में देखी स्पेशली, उसके बाद उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया। इवन काबीना की जो मीटिंग हुई उसमें भी डिस्कस किया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी को कितनी उम्मीद है विफाक से? और वज़ीर आज़म आज जो आ रहे हैं, कल जो आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो इतना बड़ा पैकेज, सरप्राइज पैकेज अनाउंस करेंगे कराची के लिए? देखिए, मुझे वज़ीर आज़म की काबिलियत के ऊपर कोई ज़्यादा क्या कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 साल से मुल्क चल रहा है और कोई भी तबका जो है वो खुशहाली की तरफ नहीं जा रहा, सभी बदहाली की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा कोई शानदार पैकेज दिया जाएगा जिससे कराची के हालात बदल जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि 2019 के अंदर भी वजीर आजम साहब ने कराची पैकेज अनाउंस किया था 162 अरब रुपए का, वो आज तक नहीं आया, हमें नहीं पता क्या हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि पीपल्स पार्टी के MNAs जो कराची से इलेक्ट है, उनके सिवा जो बाकी इनके MNAs हैं उनको 15-15 करोड़ रुपए दे दिए गए थे डेवलपमेंट के लिए, जो कि इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि MNAs MPs को तो डेवलपमेंट फंड मिलने नहीं चाहिए। लेकिन अब वो जो 15 करोड़ रुपए मिले थे वो कहाँ लगे हैं, कराची के किस हिस्से में लगे हैं, किसने लगाए हैं, वो किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछ कुछ नहीं है, कोई हमें बता नहीं रहा। 162 अरब रुपए मैंने आपको बता दिए कि उसका पैकेज अनाउंस किया था, लेकिन आज तक इनके MNAs को भी नहीं पता कि वो कहाँ गया। तीसरी अहम चीज ये है कि देखिए, कराची का मसला कुछ और है। कराची का मसला ये है कि कराची को आप हर जमात ही चाहती है कि उसकी ईजादारी यहाँ पर हो, वो नहीं हो सकता है। पहले MQM कैप्चर करना चाहती थी, वो आज तक उनका एक देरीना ख्वाब ये है कि वो एक अलग सूबा बन जाए, जो कि होगा नहीं। इस वक्त PTI के पास कोई मेरा ख्याल है 14 MNAs हैं और 36 या 31 MPAs हैं, लेकिन आपने देखा कि माँ सिवा 1-2 के जो सिर्फ कहीं ना अपने घर के बाहर पानी में खड़े होकर उन्होंने वीडियो बना के रिलीज कर दी, बाकी तो हमें कहीं कोई नजर नहीं आया काम करते हुए। बिल्कुल। तीसरी सबसे अहम चीज ये है कि देखिए, कराची में जो इशू है ना, देखिए अभी चीफ आर्मी स्टाफ आ गए, ठीक है, और उन्होंने जो कल स्टेटमेंट जारी हुआ है वो आप देखें, मैं उनका एक स्टेटमेंट रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि जी कोई भी शहर पाकिस्तान का इतनी बारिश और इतनी सैलाबी रेले के लिए जो है वो तैयार नहीं है। मतलब इट्स नॉट ओनली कराची, आप लाहौर में भी देखें, लाहौर में डूबा में नजर आए, मालाकंड का हाल देखें, स्वात का हाल देखें, तो इतनी जो अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है ना,
उसमें तो कोई भी शहर डूब जाता। लेकिन हाँ, अब हमें क्या करना है कि इस नुकसान से हमें एक अपॉर्चुनिटी है वो मिली है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज क्या करनी है। देखिए, कोविड के दौरान भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध नहीं आए, ही डिड नॉट कम। बाकी सूबे गए लेकिन यहाँ नहीं आए क्योंकि यहाँ उनकी हुकूमत नहीं है। अच्छा, अब ये आर्मी चीफ भी आके चले गए, शहबाज शरीफ भी आके चले गए, अब प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे, जाहिर बात है वो एक फोटो सेशन ठीक है। शर्मिला साहब, ऑब्वियसली जब वो आएंगे कल तो फैसले जो भी किए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है वो तो हम कल देखेंगे जब वो आकर फैसले करते हैं और ऐलानात क्या हैं। एक और चीज़, इंक्रोचमेंट, सीवरेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली ये 2 साल में तो ख़राब नहीं हुआ, चाहे MQM है, पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक लंबा एक टाइम गुजर चुका है यहाँ पर हुकूमतों का। ये बताइएगा सबसे बड़ा मसला क्या था कराची का और सिंध का जो कि हल नहीं हो सका, अगर देखा जाए कराची के मसाइल और सिंध के मसाइल को? ड्रेनेज, वन वर्ड इज ड्रेनेज। देखिए, कराची के अंदर जो नाले हैं, बड़े नाले हैं, उनके पर तजावजात हैं। कुछ तो हुकूमत सिंध जो है हटा सकी है, बाकी में उनके हाथ बंधे हुए थे। कहीं स्टे ऑर्डर्स हैं, कहीं रेजिडेंशियल एरियाज बन गए हैं जहाँ पर हमें मुतबादल जमीन देनी है, मुतबादल जमीन देने के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है। सबसे बड़ा मसला ड्रेनेज का। देखिए, पानी अपना रास्ता कहीं से तो निकालेगा, अगर आप पानी का रास्ता बंद करेंगे तो रास्ते में जो भी चीज आएंगी उसमें तबाही करता हुआ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने पानी को प्रॉपर तरीके से जो भी पानी आता है ड्रेनेज का, उसको आपने चैनलाइज करना है कि किस तरीके से वो समंदर के अंदर जाए। यहाँ DHA के अंदर भी यही हाल है कि देयर इज नो ड्रेनेज, और अगर हाई टाइड होती है तो पानी वापस आ जाता है। इसलिए आपने देखा कि पूरा DHA और जो क्लिफ्टन एरिया था वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। हालांकि यहाँ पर हुकूमत सिंध का कोई लेना देना नहीं है, हम अलग से टैक्स देते हैं और CBC और DHA रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ जो तबाही हुई है ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है कि बाकी शहर एक तरफ और DHA CBC एक तरफ। और यहाँ तो देखें, हम तो जमहूरी लोग हैं, CM हाउस के बाहर एहतजाज करें या हमें गालियां दें, हम सुन लेते हैं, जवाब भी देते हैं और फिर दाद रसाई करने की कोशिश भी करते हैं। गलती होती तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। लेकिन यहाँ तो FIR कर गई सबकी। बिल्कुल। लेकिन देखिए शर्मिला फारूकी साहिबा, कराची का वन इशू ये है कि वी हैव टू रिवैम्प द ड्रेनेज सिस्टम। जी, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जहाँ जहाँ तजावजात है वो आप हटा दें। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा जो मसला है कराची का है वो है सीवरेज। आपको सीवरेज सिस्टम को सही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये तीनों चीजें अगर बेहतर हो जाएं तो आइंदा आने वाले बारिशों या आइंदा आने वाले दिनों में कराची को बचाया जा सकता है। हाँ, और ये बाय द वे वज़ीर आज़म के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में भी शामिल है। बट लेट्स सी कि टेकअप उसको करते हैं या नहीं, पैकेज क्या अनाउंस होता है, क्या वाकई में वो सिर्फ दौरा करने आएंगे या कुछ प्रैक्टिकल काम भी करेंगे। वेल, थैंक यू सो मच शर्मिला फारूकी साहिबा फॉर बीइंग विद अस। और ये जो जिक्र हो रहा था DHA का, क्लिफ्टन का या पोश इलाकों का, वो सिर्फ इसलिए कि भी शहर की तरक्की या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो तो यू लुक अप टू द पोश एरियाज। लेकिन वहीं पर कराची में सरजानी टाउन, औरंगी, मलीर का पूरी आबादी, न्यू नाजिमाबाद किस तरह डूब गया और वहाँ के हालात थे, ये भी किसी से ढके हुए छुपे नहीं थे। एनीवेज, हम उम्मीद करते हैं कि वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में पोलियो वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा है और दुनिया के उन 2 ममालिक में पाकिस्तान शामिल है जिसमें पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई जा रही है। एक पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान है। जी बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है इंतहाई परेशान कुन। गुज़िश्ता चंद सालों में जहाँ पर पोलियो के केसेस हमने देखा कि कम हुए और पाकिस्तान ने खासी कोशिश की, लेकिन फिर ये हुआ कि गुज़िश्ता 2 सालों में केसेस एक बार फिर सर उठाने लगे हैं। और जहाँ पर 2018 में पोलियो के सिर्फ 12 मरीज़ थे, अब 2019 में 144 हुए और फिर 2020 का जो साल इस वक्त चल रहा है इसमें ये केसेस 67 तक पहुँच चुके हैं। तो ये मामला है, एक बार फिर केसेस सामने आ रहे हैं और ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है जहाँ पर ख़त्म हो जाने चाहिए थे केसेस या फिर बिल्कुल इक्का दुक्का होते, एक दफ़ा फिर पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। ऑल्दो इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा कैंपेन्स की गई WHO की तरफ से। ऑलमोस्ट देयर वाज अ टाइम स्पैन जहां हर महीने ये कैंपेन की जा रही थी, खासतौर पर पंजाब, लाहौर में। क्यों हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? सीवरेज का सैंपल जब जब टेस्टिंग के लिए जाता है पोलियो वायरस उसमें मौजूद होता है। कहाँ कोताहियाँ, कहाँ गलतियाँ हैं और किस तरह हम इसको काबू कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान से पोलियो वायरस खत्म नहीं हो पा रहा जबकि पूरी दुनिया में वायरस खत्म हो गया? अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये 2 वाहिद ममालिक हैं जिसमें पोलियो वायरस पाया जा रहा है। कहाँ कमी रह गई, क्यों हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल सही फरमाया कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही 2 मुल्क हैं जहाँ पे अभी ये पोलियो का जो वायरस मौजूद है।
हमारे यहाँ पोलियो के जो केसेस हैं वो भी जो 2019 में आए हैं 147 से, और इस साल तकरीबन 367 हो चुके हैं, जिसमें से लाहौर में 2 केसेस आ चुके हैं। अगर हम लाहौर की हद तक देखें तो हमारे पास जो पोलियो की जो टीम्स हैं जो 5,500 हैं, जिनके अंदर 11,000 के करीब लोग काम करते हैं। हमारी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तमाम तर कोशिश ये है कि किसी तरीके से इसको फैलने से रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद 2 केस अभी 2020 के आए हैं, वो दोनों बच्चे जो एक्सपायर भी हो गए बाद में, और उनकी शायद पोलियो की रीजन नहीं थी, लेकिन पोलियो का उसमें जो है वायरस जो है वो उनके सैंपल में आया, और उसमें जो अगर ये कहें कि जी उनको पोलियो के ड्रॉप्स नहीं खिलाए गए थे या उनकी रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है जो हमारे 85 टीका जहाँ बच्चे वो पूरे नहीं थे, वो भी पूरे थे। अब मसला ये है कि अब ओवरऑल पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पोलियो के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा हुए, इस दफा भी ज्यादा हो चुके हैं। लाहौर के अंदर जो लोग हैं जो किसी से या बलूचिस्तान से या कराची से आना जाना बहुत ज्यादा है, और तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर 5.5 से 6 लाख लोग जो हैं वो डेली सफर करते हैं लाहौर में। तो वो लोग जो हैं वो लाजमी बात है, ऐसे भी लोग हैं जो पोलियो वायरस। डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया कि ऑब्वियसली केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास भी सब डाटा है मौजूद, और आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन का इधर से उधर लोग जाते हैं, ये हल तो नहीं है। ऑब्वियसली पूरे मुल्क में कहाँ कम भी तो हुए थे ना केसेस, जब सिर्फ 12 केसेस थे 2018 में, तो फिर बेसिक वजह आपको क्या लगती है? कोई क्वालिटी ऑफ मेडिसिन या कोई कैंपेन्स में या अवेयरनेस में कोई प्रॉब्लम है? मसला क्या है, दोबारा से क्यों बढ़ गया? जो अभी 2020 में सिर्फ 2 कैंपेन हुई थी, जो हमारी एक फरवरी वाली कैंपेन थी और एक मार्च वाली वो पॉजिटिव कैंपेन थी, कोविड-19 की वजह से हमें 3 दिन के पास सस्पेंड करनी पड़ी। उसके साथ जो अभी इफेक्टिव कैंपेन जो आ रही है वो सितंबर वाली आ रही है, जो 21 सितंबर से स्टार्ट होनी है, एनआईडी होनी है, और हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये मतलब कैंपेन चलेंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लाहौर के सैंपल्स हैं, एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं जो मुश्किल तौर पे जो पॉजिटिव आ रहे हैं पिछले 2 साल से, उसको भी हम नेगेटिव करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब चलिए 2020 को अगर हम एग्जम्प्ट कर भी दें कोविड-19 की वजह से, 2019 में हर माह कैंपेन हुई, जनवरी 2019 से शुरू हुई थी वो कैंपेन्स, लेकिन आपको तब भी याद होगा कि हम सीवरेज सैंपल नेगेटिव नहीं ला सके थे। 2019 में भी 144 केसेस रिपोर्ट हुए ऑल ओवर, और लाहौर में भी मुसलसल सीवरेज सैंपल पॉजिटिव आ रहा था। तो इस तरह तो लोग ड्रॉप्स पे डाउट करना शुरू कर देंगे। अभी आपने जिन 2 केसेस का जिक्र किया, नहीं, ड्रॉप्स की कोई एफिकेसी में फर्क नहीं है। जो हमारी 2019 में कैंपेन हुई है वो हर महीने नहीं हुई, बीच में कुछ हफ्ते के लिए वो स्टॉप भी हुई, जितना कि जनवरी, आपको पता होगा कि जनवरी में हमारा पहला केस आया था, दूसरा केस फिर हमारा मार्च में आया था। तो इस तरह हमने जो है अप्रैल, मई, जून के बाद 2 से 3 महीने के लिए कैंपेन सस्पेंड भी रही है। सर अगर पूरे साल में से 8-9 महीने कैंपेन रही है तो ये एक बड़ा टाइम पीरियड है। आप 2017 का फिगर देखें, सीवरेज सैंपल मुसलसल नेगेटिव आया और सिर्फ 8 केसेस रिपोर्ट हुए थे ऑल ओवर पाकिस्तान। 2018 में मुसलसल सीवरेज सैंपल नेगेटिव आया था इंटरिम गवर्नमेंट तक, अगर मैं जिक्र करूं 2015 और 16 में भी। अब मतलब उस वक्त हम ऐसा क्या कर रहे थे जो अब नहीं कर रहे? हमारा सवाल ये है। देखिए, उसमें जो उस वक्त कर रहे थे और अभी जो कर रहे हैं उसमें फर्क कोई भी नहीं है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी हमने बहुत बेहतरीन किस्म की कैंपेन जो फरवरी मार्च में की है, अभी हमारी 10 वाली कैंपेन हुई है, लेकिन ये एक ओवरऑल सर्ज आया है इसमें जो है पोलियो केसेस के अंदर। इसमें ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो है कि पोलियो की जो वैक्सीन है या उसमें कोई फर्क आ गया है या कुछ है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि लोगों से हम लोग ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि लेकिन डॉक्टर साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं आया। ऑब्वियसली फर्क नहीं होगा कैंपेन्स में, जब शायद ड्यूरेशन में फर्क हो गया होगा, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। बात किस मतलब आप ये नहीं बता पा रहे हैं शायद कि किस तरह वजह क्या हुई है, बेसिक वजह आपको क्या लगती है? कैंपेन्स के ऊपर ही सबको रिलाई करता है कि अगर कैंपेन हो गई तो हो गया, अवेयरनेस ड्रॉप्स, ये इसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस क्या मसले हैं वो नहीं पता लग सके अब तक। आप ये देखें कि जो मैंने जो शुरू में बात कही थी कि हमारे जो पोलियो का वायरस है, पोलियो का वायरस सर्कुलेट बहुत ज्यादा कर रहा है अभी हमारी इसके अंदर जो है जो एनवायरमेंट सैंपल्स के अंदर है। हमारे जो पोलियो के केसेस अभी पॉजिटिव आए हैं वो तमाम के तमाम वो बच्चे हैं जिनकी तमाम रूटीन की तमाम उनकी डोजेज पूरी हैं, उनको मोर देन 7 जो कैंपेन में उन्होंने बच्चों ने ड्रॉप्स लिए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ तो फिर सर ये तो ज्यादा तशवीशनाक हो गया कि ड्रॉप्स पीने के बावजूद अगर सैंपल मौजूद है तो इसका मतलब मजीद रिसर्च की जरूरत है कि फिर इसमें कुछ इनोवेशन आई है। हमें अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, एक तो एनवायरमेंट सैंपल के ऊपर कर रहे हैं, दूसरा अब हम लोगों ने जो फोकस किया है कि जो ट्रांजिट टीमें हैं वो अपनी इंक्रीज करती है ताकि मुख्तलिफ हमारे जो लोग वहाँ से आते हैं दूसरे एरिया के अंदर से हम उनको भी वैक्सीनेट करें। बिल्कुल सही। और तीसरी हमने सजेशन अभी गवर्नमेंट को ये दी है कि जो एज
एज लिमिट है, जैसे जो 5 साल के बच्चे हैं इनको रिलीज किया जाए, ये तमाम चीजें भी अंडर कंसिडरेशन। बिल्कुल सही है। आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर था। जाते जाते अवेयरनेस के लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे आवाम के लिए, तो वो क्या होगा? मैं अवेयरनेस के लिए ये कैसे कहना चाहूंगा कि जब भी पोलियो कैंपेन स्टार्ट होती है, उनसे पाकिस्तान की तरफ से तमाम टेलीविजन के ऊपर, मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर ये मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोकली लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई टीम आपकी तरफ आती है, नॉक करती है, बच्चे को ड्रॉप लाने के लिए कहते हैं, बिल्कुल सही, ड्रॉप जरूर पिलवाए जाएं। ठीक है, बहुत ये शुक्रिया। 2 कतरे बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं और बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिस फोकस करने की जरूरत है। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ है जो हमने आपको बताना है, तो क्यों ना अबूजर इनको रन डाउन पहले बता दें कि इस प्रोग्राम के हिस्से में, इस सेगमेंट में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। बच्चों के अगवा, ज्यादती और कत्ल का वाक़यात रोकने के लिए ऐप मुतारिफ। मोबाइल ऐप को कसूर की 6 साला ज़ैनब के नाम पर बनाया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की कीमत में भी 10 पैसे कमी, 165 रुपये 52 पैसे का हो गया। और इनको तो हम डिस्कस करेंगे और ये तमाम खबरें भी हमारे इस रनडाउन में शामिल होंगी, लेकिन सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कराची में पेश आने वाले डॉक्टर माहा के खुदकुशी मामला, जो कि मुअम्मा बनता जा रहा है और अब इस केस में एक ड्रामाई मोड़ भी आ गया है। डॉक्टर माहा शाह की मेडिकल लीगल रिपोर्ट में उन्हें कत्ल किए जाने का भी इम्कान सामने आया है और डॉक्टर के मुताबिक माहा राइट हैंडर थी, जबकि गोली डॉक्टर माहा के सर में बाएं जानिब से लगी और दाएं जानिब से बाहर निकली। और अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो इस से क्राइम सीन के जारी होने का भी शुबा पैदा होगा। तो ये तमाम मामला है जो कि अब सामने आ रहा है। तफ्तीश के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट की बुनियाद पर ही डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की गई है और तफ्तीश में डॉक्टर माहा की हलाकत कत्ल साबित हुई तो अहले खाना को शामिल तफ्तीश भी किया जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों डिफेंस में खातून डॉक्टर महाआरी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी और अब जो है वो पोस्टमार्टम चूंकि नहीं हुआ था तो कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त मजिस्ट्रेट को दे दी गई है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर समर अब्बास जो कि इस केस को फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समर। वालेकुम अस्सलाम। समर, ये जो मामला है ये मुअम्मा बनता जा रहा है और डॉक्टर माहा जो खुदकुशी, पहले कहा गया कि खुदकुशी है, फिर कत्ल, फिर खुदकुशी और अब जो मजीद इसमें इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कोई और रुख मिलता जा रहा है इस पूरी स्टोरी को। देखें, इसमें अगर मैं केस को क्योंकि शुरू से मैं देख रहा हूँ, जब ये केस रिपोर्ट हुआ उसके बाद से अब तक ना, तो इसमें चीज़ें काफ़ी पहले गंभीर होती जा रही थी, मामला मशकूक होता जा रहा था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। हमारी जो SSP ऑपरेशन है शराद नज़ीर और SSP इन्वेस्टिगेशन है बशीर ब्रोही, उनसे तफसीली इस केस पे गुफ्तगू हुई है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुकी है कि ये खुदकशी था, मर्डर नहीं है। दूसरा, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा शुकुक व शुबहात आए जब शवाहिद जो स्पॉट के थे उसमें जो चीज़ें हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पुलिस दावा कर रही है कि इसमें जो गोली है वो राइट हैंड से लगी है, लेकिन जो डॉक्टर हसान अहमद ने मेडिकल रिपोर्ट बनाई है उसमें उन्होंने लिखा है कि गोली लेफ्ट हैंड से लगी है। तो अब ज़ाहिर लेफ्ट हैंड, ये डॉक्टर माहा जो राइट हैंडर की रिपोर्ट बिल्कुल उलट बना दी, ये इसी वजह से जो है अब और समर ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जिसके ऊपर पुलिस पहुंची है कि अगर शी वाज अ राइट हैंडर और गोली बाएं तरफ से लगी और दाएं से निकली तो दैट मींस शी कुडंट हैव बीन द वन जिसने ट्रिगर प्रेस किया। हाँ नहीं, बिल्कुल वो ये बात तो क्लियर है। अगर तो गोली जो है वो लेफ्ट हैंड से लगी है तो बिल्कुल अगर मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम में ये चीज़ आ जाती है तो केस नया रुख अख्तियार कर जाएगा। फिर जो है ना शाहिद और फिर सभी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे जो ये बड़ा केस सामने आया है, क्योंकि इसमें जो ड्रग्स माफिया का भी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि इस लड़की को ड्रग्स पे लगाया गया, डॉक्टर माहा को
ड्रग्स पे लगाने वाले कौन थे, जैसा कि उसके वालिद ने दावा किया। समर, ये सारा मामला हमारी तो डॉक्टर महा के वालिद से भी बात हुई, फिर जुनैद के वालिद से भी बात हुई, जुनैद से खुद भी हमने बात की, तो ये तमाम मामला हमने देखा है ओवरऑल एक दूसरे पर इल्ज़ामात ही लगाए जा रहे हैं अब तक तो। लेकिन ये बताइएगा कि पोस्टमार्टम इस तरह से अगर कोई हादसा हो जाता है तो पोस्टमार्टम किया क्यों नहीं गया? किसने कहा था पोस्टमार्टम नहीं करना? क्योंकि पोस्टमार्टम अगर हो जाता तो मामला वहीं पर सामने आ जाता, अब दोबारा से कब्र कुशाई होगी, फिर पोस्टमार्टम होगा, मामला मजीद लटक गया। देखें, अमूमन जो खुदकशी के केसेस होते हैं उसमें पोस्टमार्टम नहीं होता। अब चीज देखी जाती है कि ये गोली कहाँ लगी, क्या हुआ। लेकिन यहाँ बड़ी संगीन गलती की है जो डॉक्टर हसन अहमद MLO थे, उन्होंने इसकी जो एक तो देखें वो खुद जाते जगह उसका पोस्टमार्टम देखते करते, लेडी थी लेकिन लेडी MLO जिना अस्पताल में नहीं थी। आप कुछ कह रहे हैं कि जी ये वजह है कि जिसकी वजह से वो लाश को उन्होंने खुद मुआयना नहीं किया, लेकिन ये बड़ी संगीन गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, पुलिस भी चकरा गई है। अगर तो ये मेडिकल रिपोर्ट इसी तरह जाके कोर्ट में लग जाती है तो इसमें तमाम जो मुल्ज़मान नामजद हैं FIR में उनको भरपूर फायदा होगा, जैसे कि अभी हुआ है। इसमें जुनैद और वकास ने बुरी जमानत ली है, इसी वजह से ली कि उन्होंने, उनके वकील ने ये मेडिकल रिपोर्ट दिखाई होगी कि गोली तो लेफ्ट हैंड से लगी है, और जबकि पुलिस दावा कर रही है राइट हैंड पे, पुलिस कह रही है कि जी हमारी वजह से उसने खुदकशी की। देखें ना, चीजें सारी सामने आ रही हैं। अब जो पिस्तौल देने वाले थे, असला फराम करने वाले ताबिश और साद, वो भी जा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर इरफान कुरैशी की भी जमानत हो गई है। तो ये तमाम केस जो कमजोर हो रहा है वो सिर्फ मेडिकल अच्छा समर, रिपोर्ट की वजह से। इसमें क्या ये चीजें भी मैटर करेंगी कि लास्ट टाइम उसका कांटेक्ट किससे हुआ और इन्फॉर्मेशन क्या है? क्योंकि जुनैद से जब हमारी बात हुई थी तो करीबन 11/5 11/3 का ये वाकया है जब गोली लगी जो MLO के मुताबिक। अब उससे पहले 10:34 पर माहा और जुनैद की लास्ट टेक्सटिंग हुई है जिसमें शी सीम्ड फाइन, उसका बिल्कुल टेम्परामेंट मूड बिल्कुल ठीक लग रहा था। तो क्या ये चीजें भी मैटर करेंगी कि वो आधे घंटे में असल में हुआ क्या? अब वो कहानी सामने आना शुरू हो जाएगी, असल मामला खुलना शुरू हो जाएगा पोस्टमार्टम के बाद? देखें, ये बिल्कुल इसमें कई ऐसी चीजें हैं, जैसे डॉक्टर महा 4:30 पे हॉस्पिटल से निकलती है, 8 बजे घर पहुंचती है। ये 3.5 घंटे वो कहाँ रही, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पे भी पुलिस ने जाहिर है तफ्तीश की है, वो 3.5 घंटे कहाँ रही। उसके बाद आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जी जुनैद के साथ, लेकिन जुनैद देखें, जुनैद मेन किरदार है इस टाइम जी। बिल्कुल जुनैद से वो अपनी जो उसके दोस्तों ने मैसेज दिखाए उसके महा के या पुलिस को जो इब्तदाई तौर पे शायद मिले, वो डॉक्टर महा दोस्त थी जुनैद की, लेकिन वो उससे जान भी छुड़ाना चाहती थी क्योंकि जुनैद ने उस पर जो टॉर्चर लेकिन समर, आपने कह दिया जी, आपने कह दिया कि वो जान भी छुड़ाना चाहती थी, ताबिश के बारे में बात की जाती है, लेकिन ये तो वर्जन है जो कि आसिफ शाह साहब ने कहा है अपनी FIR में, लेकिन ऐसी बात तो नजर नहीं है। 10:34 पे बात हुई आखिरी, और बड़ी अच्छी। अच्छा, इसमें एक और भी ऐड कर दें कि क्या पुलिस इस पर भी देख रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादती भी हुई थी डॉक्टर महा के साथ, इस पर भी बात हो रही है कुछ इन्वेस्टिगेशन में, और तब क्यों नहीं किया गया ये मामला डिस्कस? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इस केस में ना जो जुनैद है वो मेन किरदार है। डॉक्टर इरफान कुरैशी, वकास, ताबिश और साद। देखें, ताबिश ने असला लेके दिया साद से, ताबिश था दोस्त डॉक्टर महा का, फिर डॉक्टर इरफान कुरैशी भी दोस्त है, अब वकास भी दोस्त है। ये तमाम दोस्त जो यही बात कर रहे हैं कि जी जुनैद से वो जान छुड़ाना चाहती थी, जुनैद से तंग थी। ऐसी क्या वजह थी वो तंग थी? जुनैद उसे प्रेशराइज करता था या क्या वजह थी? टॉर्चर। देखें, तस्वीर सामने आ गई, डॉक्टर महा के मैसेजेस सामने आ गए। 2018 में भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की इन्होंने, खुदकशी की, ऐसे, और फिर ड्रग्स पे लग गया। देखें, आयस और जो इस टाइप के नशे पे इंसान लग जाता है तो फिर वो खुदकशी करने, एक दूसरे को मरने मारने पे जो है तैयार हो जाता है, ये मामूली बात है। अब डॉक्टर महा अली इसी वजह से इसने जो खुदकशी की वो ड्रग्स ले ली। अब वो 3.5 घंटे कहाँ रही, किसके पास गई, वहाँ उसने क्या नशा किया या क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो वापस आई और उसने जो है अटेम्प्ट किया। अब आपकी बात में आ जाता हूँ कि जब उसने कॉल की है डॉक्टर महा को जुनैद ने, इसी दौरान उसने कहा मैं घर पे हूँ, फिर जुनैद जो है चॉकलेट लेके आया है उसके घर के भाई ने रिसीव की वो, जी भाई ने। अब देखें, सिचुएशन यहाँ पे बड़ी मामला जो है ना खराब चल रहे हैं। पुलिस सिर्फ देखें, इस केस को अगर एग्जांपल के नॉर्मल लेंगे, ठीक है, खुदकशी था, केस फाइल बंद हो जाएगी, लेकिन इसके साथ जो चीजें रिलेटेड हैं, जैसे ड्रग्स इस्तेमाल हुई, फिर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आयद किया जा रहा है, तशद्दुद का, ज्यादती का। हाँ, तो ये एक लड़की नहीं है,
उसके वालिद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई लड़कियों के उन्होंने क्या आपने वो सबूत खुद देखे जो वालिद साहब के पास उनके प्रिंट आउट्स थे कि कुछ ग्रुप्स थे जिसमें लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, जुनैद को डिस्कस कर रही हैं और माहा जुनैद के खिलाफ उसमें बात कर रही है, क्या वो आपने खुद देखा? जी देखें, मैंने इनके वालिद के पास तो देखे, लेकिन जब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पहले चीजें ये पुलिस के पास आई हैं, पुलिस को शवाहिद मिले हैं, उसके बाद ही ये केस रुख अख्तियार कर गया। दूसरा जाहिर है, सही है, हमने पुलिस के पास तमाम सबूत देखे हैं, तमाम चीजें देखी हैं, पहले ही हमने। ठीक है समर, जैसे ही कोई और मजीद अपडेट आएगी हम आपको जरूर शामिल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस केस का हर पहलू नाजरीन के सामने लेकर आएं और उनको भी ऑब्वियसली, क्योंकि लोग बड़ा फॉलो कर रहे हैं इस केस को, एक जवान मौत और एक ऐसी लड़की जो डॉक्टर है, खूबसूरत भी है, फुल ऑफ लाइफ भी है, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मजबूर हो गई या खुद को मारने पर, या अगर कत्ल है तो वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। थैंक यू सो मच समा फॉर बीइंग विद अस। मूविंग फॉरवर्ड एक और अब बताएं कि जैसे पाकिस्तान की टीम जो है वो अब वतन वापस आ चुकी है और बड़ा ज़बरदस्त दौरा हुआ। ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक तो कोरोना के बाद गई इंग्लैंड में और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छे मैचेस होंगे, वो हुए और पाकिस्तान ने अच्छा खेला, फाइट किया टेस्ट सीरीज़ में भी और बड़े करीब से हम मैच हारे। फिर T20 की सीरीज़ अगर देखें तो वो भी हमने बराबर की, अच्छा खेले ओवरऑल, इसलिए हम लोग सब खुश होने चाहिए। हाँ, वो T20 सीरीज़ में अगर एक मैच बारिश की नज़र ना होता तो हम वो जीत जाते और सीरीज़ भी हम जीत जाते। ये है वो फैंस जो हमेशा अपनी टीम से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तानी फैंस बड़े जैसे कहते हैं ना जज्बाती किस्म के फैंस हैं। अगर हम एक मैच जीते हैं तो ओहो टीम को हम सर पर उठा लेते हैं, लेकिन वहीं पर अगर एक मैच हार भी जाए तो तनकीद भी बेशक बेशुमार करते हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, वो चाहे तनकीद हो या चाहे सपोर्ट करने के जुमरे में हो। तो पीसीबी ने भी शुक्रिया अदा किया। पीसीबी ने बेसिकली हमारे जज्बात को देखते हुए एक बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई है, वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा वो नारा है जो मैं कभी नहीं थकती, कभी एनर्जी डाउन नहीं होती और दिल से निकलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके साथ जैसे कि पाकिस्तान टीम अब वापस आ चुकी है तो एयरपोर्ट पर भी हमने देखा कि टीम ने प्रॉपर SOPs फॉलो किए हुए थे और मास्क पहने हुए हैं, सब लोग बड़े खुश भी थे। ये मुश्ताक अहमद भी आप देख सकते हैं, बाकी टीम मेंबरान भी, क्योंकि अब बायोसिक्योर माहौल तो खत्म हो गया ना वज़र, अब तो आपको नॉर्मल कोविड SOPs को फॉलो करना है, तो आप मास्क भी पहने, कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस भी रखें और ये नज़र भी आया हमें। ये प्लेयर्स भी हैं, मैनेजमेंट भी साथ है। ये हाँ, सरफराज अहमद भी नजर आए हैं। ये वीडियो कल आप गेस कैसे कर रहे हैं, मतलब मास्क पहने में उन्होंने, आपको कैसे पता लग रहा है कौन से प्लेयर कौन से? जो ज्यादा मतलब जो पुराने प्लेयर थे उनको तो मैं पहचान रहा हूं। कि मैं अभी तक किसी एक को भी पहचान नहीं सकी। और एक को मैंने देखा है, यासिर शाह को, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने मास्क नहीं पहना। यूनुस खान साहब ने मास्क थोड़ा नीचे किया, आई वुड से कि प्लीज मास्क ऊपर ही रखें। और ये अच्छा मोहम्मद प्रोफेसर साहब अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर मेरे ख्याल में उन्होंने कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान टीम अच्छा खेल के आई है तो खैर खैरियत से वापस आ गई और अल्लाह ताला इन्हें खैर खैरियत से ही रखे, ये बड़ा मैटर करता है। और फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानी फैमिली वालों को होती है जब आप कोई ऐसा रिस्की काम कर रहे हैं जो आपकी जॉब भी है और आपको करना भी है, एंड इन अ गुड वे आप कंट्री को सर्व भी कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल जेस्चर और सॉफ्ट एम्बेसडर हैं हमारे पाकिस्तान के, और इतने महीने दूर भी रहे। तो कैसा लगता है जब बाद में फैमिली को मिस करते हैं? और ऑब्वियसली जब कोरोना के दिनों में तो जब आप ऐसे चले जाएं तो सब परेशान भी थे। तो अजहर अली और हमारी टीम के बाकी प्लेयर्स ने भी किया है ट्वीट पर, तो अजहर अली ने भी ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि वो बहुत मिस कर रहे थे और 2 महीने बाद फैमिली को मिले। और मुझे ये वीडियो इतनी क्यूट लगी, आपको देखो। बच्चे जो हैं वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। ही वाज कंफ्यूज, ही डिडंट नो व्हाट टू डू। और जैसे जैसे अजहर अली आगे आ रहे थे लगा कि बाकी बाबा बाबा आ गए हैं, वो स्माइल कर रहे थे और फिर उन्होंने हग कर लिया। अच्छा, ये तो थोड़ा बच्चा बड़ा था ना, अजहर अली का बेटा बड़ा है तो उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। छोटे बच्चों का रिएक्शन तो नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स का रिएक्शन हो जाता है। मेरे ख्याल में छोटे बच्चे भी मिस करते हैं, वो भी आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे वो भी खुश हुए हैं। और वहाब रियाज जब अपने बच्चों को मिले हैं, छोटी सी उनकी एक बेटी है गालिबन, उनको वो मिले हैं तो बहुत खुश हुए हैं। बाबा की बेटी है, ये बाबा की जान, ये बाबा का मिलना। हाँ जी, हाँ जी, वो मेरा बेटा। हेलो या जी।
और ये बड़ी उनकी बेटी और वो छोटा बेटा। और आप देखें बच्चों के साथ वहाब रियाज खुद कितने एक्साइटेड हुए हैं। वो छोटे से बेटे से बात करते हुए और बार बार कह रहे थे बाबा की जान, तो मुझे इतना क्यूट लग रहा था। ये बॉन्ड बड़ा मैटर करता है और फिर जीत कर भी आए हैं और स्पेशली जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है। को आखिरी मैच में मौका मिला था, अच्छा खेले और परफॉर्मेंस अच्छी रही, और अच्छा खेले थे, तो बेटे को मिलकर बड़े खुश हुए हैं। बेटे का रिस्पांस भी बड़ा अच्छा था। बाकी जो मेंबर्स हैं फैमिली के वो भी ऑब्वियसली बड़े खुश होंगे। तो ये हैप्पी मोमेंट्स होते हैं और स्पेशली जब आप इतने लंबे टाइम के बाद आते हो, एक मुल्क के लिए आप गए हैं बाहर और फिर इन दिनों में गए हैं, तो वाकई वो स्पेशल इवेंट ही बन गया। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, जिसमें तेजी देखने में आई और कारोबार के दौरान इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। जी बिल्कुल। डॉलर की कीमत में भी 10 पैसे कमी हुई है, 165 रुपये 52 पैसे का हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज़ भी हासिल कर लिया। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को इससे बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस जो मिलेगा इकॉनमी को, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। और इसके साथ साथ ये रिसर्च फर्म मार्केट है करंट वेल्थ नेट, उसने रिपोर्ट जारी की, न्यूयॉर्क बेस्ड है, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक बार फिर एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दे दिया गया। और इन्हीं 2 सालों में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जिक्र करें तो लोएस्ट भी देखा गया था, लेकिन ये बड़ी अचीवमेंट है कि न सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई बल्कि एशिया में और ख़ास तौर पर कोविड-19 के हालात में जब मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है तो नंबर 1 पे आना और बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन जाना ये कोई छोटी बात और इसके साथ दुनिया में चौथे नंबर पर इस पर परफॉर्म कर रही है। ये भी बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 2 महीने में कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और इस वक्त जो इंडेक्स है वो भी हम देख रहे थे कि 41,000 भी क्रॉस कर चुका है। तो जफ़र मोतीवाला से हम बात करते हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम जफ़र साहब। वालेकुम सलाम। जफ़र साहब, पहले तो बड़ी अच्छी बात है, ये खबर बड़ी ज़बरदस्त कल से फ्लोट कर रही है। ये बताइएगा क्या हुआ ऐसा स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 2 महीने में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही? देखिए, मार्केटें कोविड के साथ ही काफ़ी नीचे चली गई थी। मार्केटों में ये लग रहा था कि कोविड का जो असरात आएंगे इकोनॉमी पर वो बहुत बुरे आएंगे, लेकिन जैसे जैसे कोविड पर कंट्रोल आता गया तो जो बॉटम हो चुकी थी इकोनॉमी, उसके कुछ इंडिकेटर्स ऐसे आने लगे कि भाई ये अब टर्न अराउंड करें और उन चीज़ों में, उन कंपनियों में डिमांड आने लगी उनके प्रोडक्ट की जो पहले बैठी हुई थी और डिमांड आने लगी ताकि ये जो हमारे यहाँ लिस्टेड है तो वो कंपनियों ने दिखाया कि भाई अब हमारी प्रोडक्ट जो हमारे सीमेंट है, जो हमारी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, जो लोहे की इंडस्ट्री है, उसमें डिमांड आने लगी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को मराद देने के बाद। तो जैसे ही उनकी डिमांड आनी शुरू हुई तो वो बढ़ने लगी, तो वो इंडेक्स में टॉप हैवी भी है और उसमें उनकी से बहुत है, उनका वजन बहुत है, तो उसने आहिस्ता मार्केट को बढ़ाना शुरू किया। और उस पर साथ साथ ये हुआ कि जो म्यूचुअल फंड थे जो इनएक्टिव थे काफी टाइम से कैपिटल मार्केट में, वो एक्टिव हो गए। उन्होंने भी ये शेयरों को खरीदारी तेजी से शुरू कर दी। लोकल जो वो भी फॉलो किया और इन सब की वजह से जब देखा गया कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी अब स्टेबलाइज है, डॉलर रुपये की स्टेबल पोजीशन है, करंट अकाउंट में जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान की बेहतरी आई है, हमारे एक्सपोर्ट कम हुए हैं, एक्सपोर्ट बढ़े नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट मेंटेन हो रहे हैं और रिमिटेंस आई है बाहर से ज्यादा, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रिमिटेंस आई। ये सब इंडिकेट करती है, ये सब वेरिएबल्स जो है किसी भी कैपिटल मार्केट को बढ़ाने में काम आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट ने ऐसा परफॉर्म किया है कि 15 साल बाद इतना बड़ा वॉल्यूम हमने देखा है, रुपी टर्म में भी और शेयरों के वॉल्यूम में भी। तो अभी भी मार्केट जो है वो तेजी से बढ़ रही है और उम्मीद करते हैं कि भाई ये जैसे जैसे सितंबर क्लोजिंग आएगी तो मार्केट। एक और चीज़ जो कि अक्सर क्रिटिसिज्म भी होता है, उस बारे में ज़रा कुछ क्लैरिटी चाहिए थी। ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंजेक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज में, ये पॉसिबल है? किस तरह से होता है? क्या ये नेचुरल ग्रोथ करती है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले जब मार्केटें छोटी होती थी ना तो आर्टिफिशियल इंजेक्शन से मार्केटों को बढ़ाना आसान होता था। अब मार्केटें इतनी बड़ी हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी बड़ी है
अब 25 अरब रुपए का वॉल्यूम होना, ये कोई अगर ये टीका भी है तो वही पाकिस्तान में ऐसे टीके रोज लगने चाहिए जी। टीका नहीं कोई लगा नहीं सकता है, हुकूमत भी नहीं लगा सकती। बिल्कुल सही। तो ये आप ये कह रहे हैं कि नेचुरली ये ग्रो कर रही है और जाहिर है खुशाइन बात है। अल्लाह करे जी इसी तरह से हालात बेहतर रहें और डेफिनेटली जब स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होती है तो मुल्क की मईशत खुद ब खुद बूस्ट करती है। वेल थैंक यू सो मच जफर मोदीवाला साहब फॉर बीइंग विद अस। और इसी गुड नोट पर फिर हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, एक फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये मामला हुआ आपको मालूम होगा ज़ैनब केस के बाद इंतहाई परेशान कुन, जब पूरे पाकिस्तान में एक आवाज़ बुलंद हुई कि जो ऐसे वाक़यात होते हैं बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के, उसके बाद मुजरिमों को तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए इसके अलावा एक ये भी काम होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो उस पर हुकूमत को तमाम सेक्शंस को ऑन बोर्ड होना चाहिए। इसीलिए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था ज़ैनब अलर्ट बिल लेकर आना। ज़ैनब अलर्ट बिल तो लेकर आए, लेकिन अब उसे बात वहीं आ जाती है कि बच्चे बाजियाब नहीं हो पाते। क्या मुतल्लिका इदारों को इंफॉर्मेशन बर वक्त नहीं पहुंचाई जाती। ऐसे में टेक्निकल असिस्टेंस बहुत मैटर करती है, जिसमें मैं कहती हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज बहुत आगे हैं, लेकिन हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। और एक ऐसी ही एप्लीकेशन पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा कि हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जहां पर आप अपने मिसिंग चाइल्ड को रिपोर्ट करें और जितने भी कंसर्न सिक्योरिटी, पुलिस, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो अलर्ट हो जाएंगी और एक बेसिकली प्लेटफॉर्म होगा जिस पर वो काम कर सकेंगे। सो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई ज़ैनब अलर्ट एप्लीकेशन के नाम से ही, जहां पर आप जाकर अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में या आपका कोई बच्चा मिसिंग हो जाता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और फिर कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट, कंसर्न जितने भी चाइल्ड ब्यूरो डिपार्टमेंट और जितने भी सेंटर्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और फिर एक नई कोशिश शुरू होती है अपने बच्चे को ढूंढने की। बिल्कुल, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है एप्लीकेशन। लेकिन है क्या, इस पर हम ऑब्वियसली इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, किस तरह से कमेटीज़ जो हैं वो और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लाइजन किस तरह करते हैं, इस पर बात करेंगे। को फाउंडर हैं ज़ैनब अलर्ट ऐप के मोहम्मद फ़ारूक, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फ़ारूक, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी फ़ारूक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और ये एप्लीकेशन के बारे में हमने देखा है, बड़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये, इसके बारे में कुछ बताइएगा, क्या डिटेल्स हैं, कब ये स्टार्ट हुआ और फिर इसको कैसे प्रोसेस में लेके आए और अब इसको किस तरह से आगे आप अवेयर करवा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सब चैनल 24 का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस हसास मौजू पे बात करने के लिए उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और टाइम दिया। देखिए इस ऐप को जो है, इस ऐप जब ज़ैनब का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने सिंपल सा स्टडी किया कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इन वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या मैकेनिज्म अवेलेबल है और क्या फॉलो किया जाता है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में सिस्टम है वो एम्बर अलर्ट कहलाता है। और एम्बर अलर्ट इसलिए कहलाता है कि एक बच्ची थी एम्बर हैंगरमैन नाम की, जो उसी इंसिडेंट से गुजरी जिससे हमारी जो है वो ज़ैनब के साथ जो वाक़या हुआ। जी। उन्होंने जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म 92 में बनाया, उन्होंने उसका नाम एम्बर अलर्ट रखा, लिहाजा हमने जो ऐप बनाई उसका नाम हमने ज़ैनब अलर्ट रखा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और भी बताऊं कि देखिए ज़ैनब अलर्ट सिर्फ एक ऐप नहीं है, ज़ैनब अलर्ट एक पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, मैं क्विकली आपको सारे वर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपके मोहल्ले में, ख़ानदान में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, प्ले एरिया से, मदरसे से आते जाते कहीं कोई बच्चा गुम हो जाता है, आपको पता लगता है, तो सबसे अहम चीज़ जो है वो उस बच्चे की बर वक्त इत्तला देना है, गुमशुदगी की इत्तला देना है लॉ एनफोर्समेंट, कानून नाफिज करने वाले इदारों को। और ज़ैनब अलर्ट जो ऐप है, जो एक वर्टिकल है, जो एक हिस्सा है, वो इसी सिलसिले में कि आप बच्चे की इत्तला फौरन दे सकें। जी। आप खुद दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपके घर में कोई माली है या कोई ऐसे लोग काम करते हैं जो स्मार्टफोन नहीं यूज कर सकते, तो आप उनकी इत्तला दे सकते हैं। जैसे ही आप इत्तला देंगे 5 सेकंड के अंदर जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उसके बारे में फौरन पता लग जाता है जो आपने ऐप से रिपोर्ट किया है। बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म, अपने एसओपीज है। जी
सो फारूक, मैं ये कही थी कि बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसपे तमाम इदारे, तमाम इंस्टीट्यूट्स कंबाइन हो जाते हैं और उस बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे बच्चे को ढूंढने में सोशल मीडिया के थ्रू या कुछ, तो वो लोग कैसे एंगेज हो सकते हैं? बिकॉज दैट्स गोना बी अनदर आइडिया कि लोगों को बीच में इन्वॉल्व करें ताकि जल्दी और स्पीडी काम हो सके। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। देखिए, लोगों की मदद के बगैर तो ये एक बहुत मुश्किल है कि बच्चों को ढूंढा जा सके, और सबसे ज्यादा जो बच्चे मिलते हैं उसमें लोगों की हेल्प ही होती है। बिल्कुल। देखिए, जब केस कोई रिपोर्ट होता है जैसे ज़ैनब अलर्ट पे, तो उसके बाद पहले जो कानून नाफिज करने वाले इदारे ये देखते हैं कि कहीं कोई किडनैपिंग का केस तो नहीं है। किडनैपिंग का केस है तो हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते और नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें बच्चे की जान को खतरा है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई ऐसा केस नहीं है और बच्चा गुमशुदा है और उसको ढूंढना है, या बच्चे घर से भाग भी जाते हैं एक सूबे से दूसरे सूबे, तो उस केस में हम ये करते हैं कि हम पुश नोटिफिकेशन सेंड करते हैं ऐप के ऊपर बच्चे की तस्वीर के साथ, मालूमात के साथ। हम फेसबुक और ट्विटर पे उस बच्चे की मालूमात लगाते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसमें हम CPLC का कॉन्टैक्ट नंबर हमें दिया हुआ है और लोग उसको ज्यादा ज्यादा शेयर करते हैं, और उससे फिर लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों को कॉल भी करते हैं और बताते हैं कि हमने इस लिए का इस उम्र का बच्चा देखा है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इस प्लेटफॉर्म की एक अच्छी जो प्रोग्राम की बात है वो ये कि इसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी जो है सिंध की, वो भी इसका हिस्सा है, सिंध पुलिस हिस्सा है, CPLC इसको प्रिवेंट कर रहा है। इसके अलावा ईदी और जो दूसरे ट्रस्ट हैं जहाँ पे लोग अगर कोई बच्चा गुम होता है उनको दे जाते हैं, तो ये पूरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें सारे इदारे आपस में साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। बड़ी जबरदस्त बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस फारूक। इसके साथ ये बताएं कि जब कोई हेल्प भी हो गई और आपने डिपार्टमेंट्स को लाइज ऑन भी कर दिया, अब ये जब जिसने एप्लीकेशन यूज़ करनी है उस पर भी कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्या जो प्रोसेस है, ज़ुबानें भी, लैंग्वेजेस हम देख रहे थे, उर्दू है, पंजाबी है, अंग्रेज़ी भी है, इसके साथ जो प्रोसेस है वो कोई लंबा तो नहीं है, जल्दी से हो जाएगा ये तमाम प्रोसेस और बच्चे के हवाले से डिटेल चली जाएंगी? बिल्कुल, देखें प्रोसेस बहुत ही इजी है। आपने ऐप डाउनलोड की, देखिए इससे मैं पहले आपने इजीनेस की बात की तो मैं एक स्टेप और पीछे जाता हूँ। सिर्फ जैसा मैंने कहा प्रोग्राम है, सिर्फ ऐप नहीं है जी। तो आप ना सिर्फ एक ऐप के जरिए कॉल कर सकते हैं, आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करके उस पर व्हाट्सएप पे बटन है उस पर क्लिक करें, कॉल करें और व्हाट्सएप पे या टाइप कर दें तो भी आपको CPLC कॉल बैक कर लेगा फौरन। और इसके अलावा एक उनका नंबर दिया हुआ है 1102, आप उस पर भी कॉल करके फौरन इत्तला दे सकते हैं। तो मैकेनिज्म काफी सारे हैं। अगर आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे तो भी पुलिस के जरिए भी ये ज़ैनब अलर्ट डेस्क पे ही आ जाएगा कि ये बच्चा मिसिंग है और फिर हम जो है वो इसके अलर्ट इनिशिएट करेंगे। आई एम सो ग्लैड फारूक दैट आप लोगों ने इसको टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि मुझे लग नहीं रहा कि ये पाकिस्तान की एप्लीकेशन है। यू हैव मेड इट सो इजी फॉर कॉमन पीपल टू यूज, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में हम ऐसी एप्लीकेशंस देखते हैं और हम मतलब आई यूज्ड टू वंडर कि क्या पाकिस्तान में कभी टेक्निकली हम इतना एडवांस्ड होंगे, बट व्हाइल लुकिंग एट यू पीपल जो इस तरह के काम कर रहे हैं, आई फील सो प्राउड कि हम भी कहीं पीछे नहीं है। अब बार बार जिक्र आ रहा है चूंकि सिंध पुलिस का और CPLC का और वहाँ के पूरे इदारों का, तो क्या ये एप्लीकेशन सिर्फ सिंध में काम करती है, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और इस तरह के एरियाज में ये काम नहीं करती, या यू गाइज आर वर्किंग ऑन इट कि ये नेशनल लेवल पर एक्ट करे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए सबसे पहले तो ये कि केसेस जो हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान से हो रहा है, आजाद कश्मीर तक से रिपोर्ट हो रहे हैं, KPK से, बलूचिस्तान से। जैसी केस रिपोर्ट होता है सबसे पहला स्टेप वेरीफाई करने के बाद अगर सिंध का केस है तो इस वक्त बहुत तेजी से सेकंड्स में काम हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन अगर दूसरे सूबे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके ऑन बोर्ड हो रहे हैं, हम दूसरे सूबों से बात कर रहे हैं जी, तो अभी वो मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा मैनुअल है। देखिए चीजों की स्पीड बढ़ेगी उसी वक्त जब हमें पता लगेगा कि एक केस आ गया है, उसको 15 मिनट हो गए और उस 15 मिनट के अंदर उस पर किसी ने एक्शन लिया कि नहीं लिया। ये वाला काम करने के लिए हम दूसरे सूबों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे से भी बात कर रहे हैं, उनसे बहुत सा फीडबैक मिला है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बच्चे मिलते हैं घूमने वाले भी और लावारिस बच्चे भी जी। तो इंशाल्लाह और स्कूल से बात कर रहे हैं कि जितने स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स के पास तो बेसिकली अभी पूरे पाकिस्तान में ये फैल जाएगा जल्द से जल्द और इंशाल्लाह ताला ये तमाम पाकिस्तान में काम भी करेगी, लेकिन अभी भी मैनुअली काम कर रही है। आगे क्या इसके हवाले से कुछ बताइएगा, कुछ फीचर्स ऐड हो रहे हैं या फिर इसी के ऊपर ही आपने इसको लेकर चलना है और मजीद इसको स्ट्रॉन्ग करना है? जी देखिए प्राइमरी फोकस तो ज़ैनब अलर्ट पे ही रहेगा, यानी कि मिसिंग चिल्ड्रन के ऊपर, लेकिन इसके एडवांसमेंट पे हम काफी सारी मजीद चीजों पे काम कर रहे हैं, लैंग्वेजेस ऐड कर रहे हैं और जो अल्टीमेट गोल है वो ये जो चाहे वो उसमें जितने भी साल लगे कि अगर हम कभी जो सेफ सिटी कैमरास पे अगर हम फीड पे देखें कि एक बच्चा या बच्ची जा रहा है किसी शख्स के साथ और अगर वो रिलेटेड नहीं नजर आते उस कैमरा को रीड करने के बाद फेशियल रिकग्निशन के बाद,
तो इन सर्टेन एरियाज के अंदर हम एक अलर्ट जनरेट करें लॉ एनफोर्समेंट को कि ये बच्चा और ये जो शख्स जो है या बच्ची और ये शख्स आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको प्लीज देखें, इट कुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट। आई रियली होप दैट वी रीच टू दैट पॉइंट जहां पर हमारे ये सेफ सिटी प्रोग्राम जो हैं वो भी इसका हिस्सा बन जाएं, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग एप्लीकेशन। और थैंक यू सो मच फारूक फॉर बीइंग विद अस। और अगर अभी तक आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो प्लीज फॉर अ सेफर साइड डाउनलोड दिस एंड डिनायल मोड में नहीं रहना। आपके इर्द गिर्द भी खुदा ना खास्ता इंसिडेंट हो सकता है, तो ऐसी टेक्निकलिटी के साथ आप जो है ना वो जिसे कहते हैं ना ऐसी टेक्निक्स के साथ और ऐसी एप्लीकेशन के साथ आप हेल्प अगर ऐसी एप्लीकेशन होंगी फिर तमाम डिपार्टमेंट्स जो है इस पर काम करेंगे तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ये मसला जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसके साथ ही हमारा टाइम खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।